हाँ, अभी तक हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की स्टडी की। तो रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया और ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, अब उनके में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको मॉडिफाई किया बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल देकर। तो रदरफोर्ड में जो दो मेन ड्रॉबैक्स थे, पहला क्या था उनका कि पहला वो ये नहीं बता पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो न्यूक्लियस के कहां, मतलब एटम में न्यूक्लियस के किनारे कहां पे किस तरह से रिवॉल्व करेंगे, पहला ये नहीं बता पाए थे। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में वो कोई भी क्लियरिटी नहीं दे पाए थे। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये एटम है, ठीक है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, पहली बात। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, पहली बात थी। और दूसरी बात, जो ये फॉलो कर रहे थे क्लासिकल थ्योरी को, तो क्लासिकल थ्योरी में क्या था, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे मूव कर रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी भी है प्लस डायरेक्शन भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है। इसका मतलब इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, या सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि ये एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो इसके पहले की जो थ्योरीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और उसके पहले की थ्योरीज, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। इसका मतलब इट मस्ट एमिट रेडिएशन, इसको रेडिएशन एमिट करना चाहिए। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा है कि अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, एच न्यू, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो एनर्जी उसकी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में अगर मूव कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, और स्पाइरल बनाते हुए ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये एटम हमारा खत्म हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अनुसार एटम की कोई भी स्टेबल पोजीशन नहीं है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इन्होंने यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये लिया था कि हमारा जो एक्सीलरेटेड पार्टिकल है यहां पे, दैट मस्ट एमिट रेडिएशन। ये तो मेन इनके में कमियां थी। और एक कमी और थी कि स्पेक्ट्रम के बारे में या स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये नहीं बता पाए थे, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बोहर ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए उसमें रदरफोर्ड के मॉडल को ही मॉडिफाई किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई नया मॉडल दे दिया, इन्होंने उसी को मॉडिफाई किया, कुछ जो कमियां थी उसको दूर किया, कई बार एक्सपेरिमेंट किया और कुछ नए बातें बताई उन्होंने। तो पहली बात उनकी थी कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits। मतलब जो स्टेबिलिटी की बात रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। मतलब कुछ ऑर्बिट्स होंगी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मतलब कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे। इसको समझिए, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये एटम है, मान लीजिए इस तरह का कोई एटम है, तो इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट पे ये मूव किए इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट पे मूव किए, इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी वो रहे, ठीक है। और उन्होंने कहा
कि इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह, मान लीजिए इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जो कि पहले जो थ्योरीज थी उसके अगेंस्ट इन्होंने कहा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी है वो फिक्स एनर्जी है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी है और उसकी एनर्जी में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जिस ऑर्बिट में वो है उसी ऑर्बिट में अपने को उसने मेंटेन किया है। अच्छा, अब जरा एक बात समझिए, ये जो ऑर्बिट है जिसको हम के कहते हैं, के एल एम एंड सो ऑन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में इसके पास कुछ एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, उसको छोड़ के वो नहीं जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास भी फिक्स एनर्जी है, इसलिए वो कोई रेडिएशन इमिट नहीं कर रहे हैं, उनके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में और इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है? ये अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ रहा है, ये अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब इस के पास कुछ एनर्जी होगी, मान लीजिए हमने इसकी एनर्जी को E1 ले लिया, तो E1 इसकी भी एनर्जी होगी जो शेल में है, इसकी भी होगी, और इस ऑर्बिट की एनर्जी जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, तीनों की एनर्जी एक ही होगी, इसीलिए वो उस ऑर्बिट में है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अब देखिए यहां ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे ऑर्बिट में है, इनकी एनर्जी को हमने E2 ले लिया। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इस ऑर्बिट की एनर्जी और इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 और E2 ये हमारे डिफरेंट रहेंगे, इसकी वैल्यूज आगे हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब इन्होंने ये दिया कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, सॉरी एटम की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिवॉल्व करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे उस ऑर्बिट की या उस लेवल की एनर्जी जो होगी वो उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बराबर होगी। और नॉर्मल केस में एनर्जी का कोई भी डिफरेंस, मतलब ना कोई एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे और ना कोई एनर्जी एमिट करेंगे, इनकी एनर्जी उस लेवल की एनर्जी के बराबर रहेगी। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशन में हमारा एटम स्टेबल रहता है। तो ये पहली बात इन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में, ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है जब, तो उस समय जो एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम L से डिनोट करते हैं, दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, यहां का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यहां का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यहां का हर शेल का एक एंगुलर मोमेंटम है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम यहां पे कंजर्व है या क्वांटाइज्ड है। उसको कह सकते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 एंड सो ऑन। तो पर्टिकुलर शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्वांटाइज्ड रहेगी, ये इन्होंने बताया। इसी कंडीशन को हम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि एन इलेक्ट्रॉन माइट टेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी व्हेन इट डज सो अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू h न्यू। अब देखिए इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो फिक्स है, हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है। लेकिन समझिए ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, एक ये हमने शेल ले ली और एक ये शेल ले ली, ये हमारे पास E1 है, ये E2, इसकी एनर्जी लेवल है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मान लीजिए, ठीक है, इसकी
एनर्जी लेवल E2 की एनर्जी के बराबर होगा। ये यहां से यहां पे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये कम एनर्जी में आया। इसका मतलब ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब यहां पे कुछ फोटॉन्स ये रेडिएट करेगा, यहां से इमिट होंगे, जिसकी एनर्जी h न्यू के बराबर होगी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है, ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। अगर हायर से लोअर आता है तो वो एनर्जी या फोटोन एमिट करेगा, और अगर लोअर एनर्जी से, यहां से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आउटर शेल में ट्रांजिशन कर रहा है, इसका मतलब उसे एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी अगर हमने किसी प्रोसेस से दी तो वो हायर लेवल में जा सकता है। इसका मतलब हायर टू लोअर आने के लिए उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, और लोअर से हायर जाने के लिए उसको एनर्जी कहीं से गेन करनी पड़ेगी, कहीं से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें थी हमारी। तो जो फोटोन निकलेगा वो दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर उसकी एनर्जी होगी, और हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, तो जो फोटोन एमिट होगा उसमें उसकी एनर्जी एच न्यू डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स, इस तरह से हो जाएगा। अब आइए हम इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। अब हमें एनर्जी निकालना है, अगर यहां तो हमारे पास फॉर्मूला है जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमें आर की वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब जो आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि हर लेवल में एनर्जी क्या होगी। तो इसके लिए देखिए हमने लास्ट डेरिवेशन में आर की वैल्यू को डिराइव किया था, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर, और अभी हमें बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन से पता चला कि L दैट इज इक्वल टू mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। यहां से हम इन दोनों को लेते हुए v की वैल्यू इस टर्म्स में हमने निकाल लिया, और v स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में v स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू e स्क्वायर, और ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से एक r हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहां पे सिर्फ r बचेगा। इसको हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास नया रिलेशन ये आ गया, ये वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास रेडियस की एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को बोहर ने a नॉट से इंट्रोड्यूस किया, और सारी वैल्यूज हमारे पास नोन है। उसको करते हुए उन्होंने फाइंड किया कि बोहर रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, और इस वैल्यू को इन्होंने कहा बोहर्स रेडियस। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा भी जाता है। अब हम निकालते हैं, हमारा एम था एनर्जी निकालना, तो देखिए यहां पे क्या हो गया, E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, ये पता है, R भी हमें पता चल गया। तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू इसमें हमने जब पुट किया तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 13.6, जनरल n के लिए हम निकाल लेते हैं, अपॉन n स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड की। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस तरह से जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसकी एनर्जी इस तरह डिफाइन होगी। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अब देखिए यहां पे जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसका मतलब हमारे पास जो K शेल है उसकी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो सेकंड सेल आएगी L, तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 3.4 आ जाएगी, ये आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एनर्जी हमारी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास स्टेबिलिटी की जो बात इन्होंने की थी, तो इन्होंने ये कहा था कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास पहला शेल हो गया और ये सेकंड शेल हो गया, ये K ये L, K की वैल्यू आ गई मेरे पास -13.6 और ये वैल्यू आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सब जगह रहे, इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड ऑर्बिट्स पे ही रहेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स है, इस लेवल में रहेंगे या इस लेवल में रहेंगे, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा अलग थी जो रदरफोर्ड से थोड़ा सा आगे चल के इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा हो गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात उसमें करेंगे, किस तरह हमारा ट्रांजिशन होता है, एनर्जी डिफरेंट लेवल्स की क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, लाइमन बामर और इस तरह की सीरीज क्या होती है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।